हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज के मौजूदा राजनीतिक परिवेश तक छात्र संघ का एक अलग स्थान रहा है। दरअसल छात्र संघ लगातार देश की दिशा और दशा राजनीतिक स्तर पर और वैचारिक स्तर पर तय करते रहे हैं। लेकिन क्या आज वाकई में देश के तमाम यूनिवर्सिटीज के छात्र संघ उस मकसद, उस लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं जिसके लिए उनका गठन हो रहा है? क्या वाकई में आज वो तमाम छात्र संघ पार्टी की राजनीति से ही प्रेरित होते दिखाई देते हैं, या दरअसल एक अलग विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है जहां छात्रों के आधार पर युवा अपनी भविष्य को तय करता दिखाई देता है? आइए इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने कि छात्र राजनीति का हर्ष या हाल आज हमारे देश में क्या है। छात्र संघ चुनाव ये भारतीय राजनीति का वो धरातल बन चुका है जिसे देश की राजनीति में आने का शॉर्टकट समझा जाने लगा है। छात्र संघ चुनाव में किस्मत तो छात्र नेता की दांव पर लगती है, लेकिन नजर इस पर सियासी दलों की भी होती है, क्योंकि कॉलेज कैंपस में लड़ा जाने वाला ये वो चुनाव है जिससे राजनीतिक पार्टियां युवाओं का मूड और देश का रुख भांपती हैं। शायद यही वजह है कि छात्र संघ चुनाव को अब मामूली नहीं समझा जाता। देश की तरह इन चुनावों पर भी बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है। कॉलेज परिसर में बिखरे ये बैनर पोस्टर साफ कहानी बयां करते हैं कि इन चुनावों पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतने वर्षों के बाद दोबारा से इस प्रकार से मनी पावर और मसल पावर का यहाँ पे उपयोग होने लगा है। बात अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की करें तो डीयू में 11 सितंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है। इस बार डीयू में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब तक एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी लड़ाई होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति भी चुनाव मैदान में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के पोस्टर वॉर में CYSS, एबीवी और एनएसयूआई से कहीं भी पीछे नहीं है। छात्रों को लुभाने के लिए सभाएं की जा रही हैं, कैंपस में महारैलियां चल रही हैं। हर उस जरिए का इस्तेमाल हो रहा है जो चुनाव जिता सकता है। हालांकि सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज में चुनाव के लिए लिंगदो कमेटी ने कुछ सिफारिशें की हैं, जैसे प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, वाहन और जानवरों के प्रयोग की भी मनाही है, छपे हुए पोस्टर, पर्चे या प्रचार सामग्री का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। चुनाव में एक प्रत्याशी को सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करने होंगे। प्रत्याशी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जिस छात्र पर कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो वो प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्याशी के लिए चुनाव में 75% उपस्थिति जरूरी है। लिंगदो कमेटी की सिफारिशें हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें संशोधन की जरूरत है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई कानून लाया गया है तो उसका हम सम्मान करते हैं। आप सामने देखेंगे हमारे पोस्टर, हैंडमेड पोस्टर दिखेंगे आपको, जो उनमें जो क्लॉज है हमने उनका पूरा ध्यान रखते हैं। लिंगदो कमेटी की ये वो सिफारिशें हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ने की अपेक्षा हर बार की जाती है, लेकिन क्या हकीकत में इन पर अमल होता है, ये इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। मधुरन कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को धता किस तरीके से तमाम देश के छात्र संघ के चुनाव बताते हैं, इसे कहने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए में आज पोस्टर छपाना तो दूर, आदमी अपनी गाड़ियां भी नहीं चला सकता। लेकिन क्या यही वास्तविकता है? आइए जरा चर्चा शुरू करते हैं। वर्धन और प्रशांत मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर DS रावत हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में साकेत और अनमोल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वर्धन NSUI से हैं और प्रशांत मुखर्जी SFI के हैं। आपसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं रावत साहब से इस सवाल का जवाब लूं, लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को किस तरीके से हवा में उड़ाया जा रहा है, ये हम लोग साल दर साल देखते हैं, चर्चाएं बहुत होती रहती हैं इस पर। वास्तविकता क्या है? क्या वाकई में आज छात्र संघ के चुनाव छात्रों के लिए होते हैं या राजनीतिक पार्टियों के लिए? देखिए, जब शिक्षा को राजनीति तय कर रही है तो हमारा SFI का स्लोगन रहा है कि राजनीति भी हम ही तय करेंगे, हम स्टूडेंट्स ही अपनी राजनीति तय करेंगे। क्योंकि जब स्टूडेंट्स की राजनीति या देश की राजनीति? देश की राजनीति भी, स्टूडेंट्स की भी राजनीति। When politics decides our future, we must decide our politics. सवाल राजनीतिक गठजोड़ का नहीं है, सवाल है कि कैसे देश में जैसे मनी एंड मसल पावर पॉलिटिक्स को यूज किया जा रहा है, उसका एग्जैक्ट आप यूनिवर्सिटी चुनाव में देख सकते हैं। अभी एक
शख्स कह रहे थे कि हमारे पोस्टर हैंड रिटन है, जबकि वो सारे पोस्टर्स प्रिंटेड हैं। ताक पे रख के 25 से 26 गाड़ियों की रैली की जा रही है कैंपस में। जो कैंपस वॉच कमेटी बनती है, जो डूसू के लिए बनती है, प्रोफेसर रावत उसके सदस्य रहे हैं, वो शायद जवाब दें कि पिछले साल जितने कैंडिडेट जीते थे उन सब ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर में जहां 40 कॉलेज हैं और जहां करीब करीब 2 लाख छात्र हैं, क्या 5,000 में कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ भी सकता है? अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करेगा और कैंपेन करेगा तो क्या वो चुनाव लड़ना संभव है उतने कम पैसे में? जेएनयू जैसे क्लोज कैंपस में ये बेशक संभव है, जहां 5,000 रुपए का दायरा आप कर सकते हैं, बट डीयू जैसे कैंपस में अगर आप हैंड रिटन पोस्टर्स भी बनाएं 3 लाख स्टूडेंट्स के लिए, तो ये किसी तरह तो से क्या किया जाना चाहिए, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं वर्धन जी। आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक तरह से, एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस, जिस तरीके का प्रचार होता दिखाई देता है वो स्पष्ट है, आपके चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में कोई खास फर्क नहीं है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों से जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव चल रहा है, एनएसयूआई ने पूरी कोशिश करी है, पूरी कोशिश हम इस बात की करते हैं कि किसी भी प्रकार से लिंगदो कमेटी की गाइडलाइंस का उल्लंघन बिल्कुल भी ना हो, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। वर्धन जी, आप मजाक कर रहे हैं या हम सबको को हंसने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अजय जी, जिस प्रकार से पिछले 2 साल से मैं इस चीज पर रोशनी डालूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरीके से पोस्टरबाजी का दौर चला था, पिछले 2 सालों से एनएसयूआई ने एक पेपरलेस कैंपेन की शुरुआत की थी, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे वो जेएनयू हो। तो इस चीज की शुरुआत एनएसयूआई के द्वारा हो चुकी है और आने वाले समय में मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस देश की छात्र राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम सभी को देखने के लिए जरूर मिलेगा। आप छात्र राजनीति से कहीं ज्यादा एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के तौर पर बात कर रही है, मैं आपको अभी से इसकी दाद दे सकता हूं। रावत साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, हम सब एक ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जहां जब हम छात्र थे तो शायद उस वक्त चुनाव इस तरह से नहीं लड़े जाते थे। मैं अभी इन लोगों से यही बात कर रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में चुनाव लड़े जा रहे हैं, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर लें या कहीं की भी बात कर लें, लिंदो कमेटी रिपोर्ट को तो खैर कोई शायद मानता ही नहीं होगा, आप भी जानते हैं, लेकिन हम इसे स्वीकारेंगे नहीं। क्या वाकई में छात्र राजनीति इस तरीके से होनी चाहिए जैसे हो रही है? नहीं, पहले तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते जी। जब भी इलेक्शन, डूसू का इलेक्शन होता है, वो कैंडिडेट के नाम पर होता है। जिस दिन कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइनल हो जाता है जी, उस दिन कहीं पर भी ये नहीं होता है, कोई भी रिजल्ट हम अनाउंस नहीं करते हैं कि कौन से पॉलिटिकल आउटफिट का कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है। तो पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है एंड वही लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन में भी है। रही बात इसका वायलेशन का, जहाँ जहाँ पर भी हमारे संज्ञान में ये चीज़ें आई हैं उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। आज ही जैसे कुछ पता चला था कि नॉर्थ कैंपस साइड में कुछ ज़्यादा गाड़ियों का आवाजावन था जी, तो पुलिस ने बताया हमको कि कम से कम 10 गाड़ियों को उन्होंने आज जब्त किया एंड जितनी भी गाड़ियाँ उनकी सबके नंबर लिए गए हैं, क्योंकि आज एज ऑफ नाउ हमको ये नहीं पता होता है कि कौन सा कैंडिडेट है जी, क्योंकि नॉमिनेशन फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो आज के दिन पर तो हम किसी के अगेंस्ट एक्शन ले भी नहीं सकते जी। वो सब होगा 4 तारीख के बाद जब नॉमिनेशन फाइनलाइज होगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे नाम चल रहे होंगे, तो जो नाम चल रहे हैं वही कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे वो हमको पता नहीं होता। तो प्रोफेसर रावत, लेकिन मैं नाम चल रहा होता है उसमें, प्रोफेसर रावत, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं बहुत एक निष्पक्ष राय आपसे जानना चाहूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी समिति में हैं, इसलिए क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं और आपने भी छात्र राजनीति को अपने छात्र जीवन में जरूर देखा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि आज छात्र राजनीति दरअसल देश की राजनीति का ही एक आईना बन गया है? यहां पर छात्र नेता अभी से ही पॉलिटिकल पार्टी के सीट के लिए और असेंबली के सीट के लिए सोचते हुए अपनी रणनीति तय करने लगे हैं। आज यहां छात्रों के वेलफेयर की बात नहीं होती, आज यहां पार्टी पॉलिटिक्स होती दिखाई देती है। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण अपने आप में नहीं है? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो सभी पॉलिटिकल, दो वी डोंट रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल आउटफिट जी, मैंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम लीडर्स को लिखा है कि वो इंश्योर करें कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को लोग सपोर्ट न करें जो लिंगदो कमेटी के रिकमेंडेशन को नहीं मानता। एंड वो जो ओपन लेटर है वो हमने अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में भी डाला हुआ है। एंड जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं फाइनली, अनऑफिशियली हम तो उसको रिकॉग्नाइज ऑफिशियली करते भी नहीं, बट उनको हमने लेटर लिखा हुआ है। तो हम कोशिश करें, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन लोगों को, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट न करें। मैं
स्टूडेंट यूनियन लीडर से भी गुजारिश करना चाहूँगा जी कि वो जो कमेटी की रिकमेंडेशन है उनको माने। नहीं मानेंगे, कल ही अभी मैं दिल्ली पुलिस से आज हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें बात हुई जी तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही पिछले 2 दिन के अंदर 60 FIR लॉन्च की गई है पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत। जी एंड मैं बताना चाहता हूं छात्रों को कि इसके तहत 1 साल की सजा या 50,000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। एंड पिछले साल आज मेरी जब पुलिस से बात हुई जी। तो 8 लोगों के अगेंस्ट केस चले थे एंड इस साल अभी 2 दिन के अंदर उन्हें 60 बच्चों के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो लेकिन हम रावत बहुत साहब, strong हैं इस मैं मामले आपके में। सामने बस एक ही बात रखना चाहूंगा कि दरअसल ये केस रजिस्टर होना भी उनके भविष्य की राजनीति को पुख्ता ही करता है। मैं यही सवाल वर्धन जी आपसे लेना चाहता हूं। आप लोगों को नहीं लगता कि आप जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, आपकी पोजीशनिंग क्या है, लक्ष्य क्या है? क्या वाकई में छात्रों का क्या उत्थान हो, ये आपका लक्ष्य है, या NSUI के जरिए किसी तरीके से यूथ कांग्रेस में जगह मिल जाए, ये आपका लक्ष्य है? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 8 सालों से मैं इस संगठन से जुड़ा हूं जी। और जिस प्रकार की राजनीति, इसको अगर हम ना कह करके, जिस प्रकार का छात्र आंदोलन या जिस प्रकार से छात्रों नहीं, आप की- राजनीति चाहिए शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, उसी पर रहिए। जिस हाँ। प्रकार की छात्रों की लड़ाई हमने कैंपस से लेकर के सड़क तक लेकर जाने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा छात्र संगठन नहीं है जो क्योंकि पिछले साल अगर मैं बताना चाहूं तो शायद पिछले साल डूसू के चुनाव में NSUI के साथ इस विश्वविद्यालय के छात्रों का मैंडेट नहीं था, लेकिन चुनाव के बाद भी बहुत से ऐसे संगठन हैं जो सिर्फ हेलीकॉप्टर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाने जाते हैं और चुनाव के समय में दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर के स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं। लेकिन लगातार निरंतर पिछले 1 साल से NSUI एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने छात्रों की लड़ाई। NSUI क्या पहली सीढ़ी नहीं है यूथ कांग्रेस की? जी नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी पूर्ण रूप से मैं एग्री नहीं करता हूं, बिल्कुल भी, क्योंकि आप टेलीविजन पर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैंने इस संगठन में अपनी शुरुआत की थी तो मैंने NSUI के नाम से नहीं की थी, ऐसा कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव के नाम से की थी। जिस कॉलेज में, रामजस कॉलेज में मैं पढ़ा करता था, वहां से सेंट्रल काउंसिलर था, और उस कॉलेज से जब मुझे पता लगा आगे कि छात्र संगठन क्या होता है, उसकी विचारधारा कैसे इस देश में इंप्लीमेंट की जा रही है, तो उसके माध्यम से मैंने NSUI को आगे ज्वाइन किया था और मैंने कोशिश की थी कि बेहतर अपने आप को और अपने स्टूडेंट्स को, अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने एक्सपीरियंस से कुछ दे सकें इस विश्वविद्यालय में। प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे? क्या आज जो 2 मेन स्ट्रीम छात्र संगठन NSUI और ABP, क्या ये दोनों अपनी तथाकथित तौर पर पेरेंट पार्टियों के लिए पहली सीढ़ी नहीं है? बेशक, इसका सीधा साधा उदाहरण है FYUP। जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लागू किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ था और NSUI चुप्पी साधे बैठा था। आज FYUP की अगली पीढ़ी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो एग्जैक्टली सेम को स्ट्रक्चर का डाइल्यूशन है, उसके खिलाफ NSUI प्रखर रूप से है, लेकिन ABVP ने कह दिया है हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। तो वही नीतियां, सारा साम दाम दंड भेद का एक ही इस्तेमाल, और फिर भी हम अलग हैं। ये चोला कब तक ओढ़े रहेंगे? कभी तो इस देश की जनता और हम छात्र मिलकर जवाब देंगे। चलिए, मुझे उम्मीद थी कि वर्धन जी आप थोड़ी ईमानदारी से चीजों को सामने रखेंगे, क्योंकि छात्र अपनी बातों को सामने रखता है। लेकिन आइए छात्रों की बात करते हैं, जरा दिखाते हैं कि छात्र, खास करके दिल्ली विश्वविद्यालय के, क्या चाहते हैं अपने छात्र नेताओं से। आइए कुछ लोगों की बातें दिखाते हैं आपके सामने। डेली वोट्स करके ये लोग रैलीज निकाल रहे हैं, उसका जब कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो कोई फायदा तो है नहीं, इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं हर दिन। यहाँ पर जितना भी ये जो रैलीज वगैरह निकाली जा रही हैं और जितना रश किया जा रहा है, इससे कुछ मतलब छात्रों को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। जितने भी लोग हैं सबको प्रॉब्लम्स हो रही हैं इससे। रोज मतलब इतने जाम लगा देते हैं, रैलीज निकालते हैं। एक पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मुद्दा रखा जाना चाहिए छात्र हितों को देखकर। भला कभी नहीं हो पाएगा हमारा, ये सब अपने बारे में सोचा है। भला नहीं होगा, ये बस राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ ईस्ट जो स्टूडेंट्स उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। जो भी चल रहा है ये व्यक्तिगत लाभ के चल रहा है, छात्र संघ जो है या इन सबके हित में बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से छात्र जो आमतौर पर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा है, और ये हमें भी था जब हम पढ़ाई कर रहे थे, कि जो चुनाव होते हैं उससे आप कितने दूर रहें उतना बेहतर है, क्योंकि उस वक्त चुनाव में सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई होती दिखाई देती है। क्या आज भी परिस्थितियां नहीं बदली हैं? करेंगे इस पर बातचीत, हम लोग जारी है, बने रहिए हमारे साथ।
आइए हम बात कर रहे हैं छात्र राजनीति के देश में। हमारे साथ अनमोल भी जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े छात्र युवा संघर्ष समिति से हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रोफेसर रावत, इससे पहले कि मैं बाकी लोगों से बात करूं, अभी कुछ बच्चों की बातें हमने आपके सामने रखी, जिसे आपने भी सुना होगा। रैलियों से, पोस्टर वॉर से, नारेबाजी से, शाम में वो तथाकथित तौर पर कारोबार यानी कि कार में शराब पीने से, और ये सब तमाम चीजों से ज्यादातर छात्र, अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के करीबन 90% छात्र बहुत परेशान और दुखी रहते हैं। लेकिन कोई इसका रास्ता निकलता नहीं है। साल दर साल यही होता दिखाई देता है। क्या वाकई में इस अंधेरे गलियारे से कोई उजाला नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यूज़ नेशन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हम चाहते थे कि डायरेक्टली स्टूडेंट से बात हो, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि शायद स्टूडेंट्स यूनियन एंड स्टूडेंट्स में भी डिस्कनेक्ट है, बट उसके लिए स्टूडेंट्स को ही आगे आना पड़ेगा। उन्हीं को अपना रास्ता तय करना है कि उनको किस तरह की यूनियन चाहिए, ये उन पर है। हम स्टूडेंट इन जनरल स्टूडेंट्स को भी अपील किए हुए हैं कि वो ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल बाइकआउट करें जो मसल पावर, सो कॉल्ड मनी पावर का यूज करता है। हमारी तरफ से कंप्लीट डायरेक्शंस हैं, रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को, बट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 तारीख तक हमारा कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं होता। 4 तारीख के बाद जो भी है, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, उनके अगेंस्ट हम विश्वविद्यालय सख्त कार्रवाई करेगा। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अनमोल जी, आप जिस छात्र संगठन से जुड़े हैं, ये बहुत पुराना छात्र संगठन नहीं है। क्या वही ताजगी देखने को मिल सकती है जो दिल्ली की राजनीति में देखने को मिली थी, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस चुनाव में भी बस पोस्टर वॉर होता दिखाई देगा, जिसका हिस्सा आप बन चुके हैं बाय द वे? देखिए, पिछले 2.5 साल से जो है हम दिल्ली विश्वविद्यालय में सक्रिय हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमने काम करा है। FYUP पे हमने अपना निरंतर प्रयास करा कि वो जो छात्रों के हित में हो वो करा जाए। पवित्रा भारद्वाज वाला केस हुआ था BR अम्बेडकर कॉलेज में, उसमें जो शख्स आरोपी थे उन्हें कटघरे में हम लेके गए। उसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमने काम करा है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पिछले बहुत सालों में आपने देखा होगा कि अन्य जो छात्र संगठन है उनके मुद्दे वही रहे हैं जी। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है कि जो उनके जो मुद्दे रहे हैं पिछले सालों पे, जिन पे उन्होंने अब तक काम करना सही नहीं समझा और उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक मुद्दा आप लोग बता दीजिए अभी। एक ऐसा मुद्दा जो वाकई में छात्रों से जुड़ा है, जिसे लेकर आप लोग खड़ा होना चाहते हैं। अनमोल जी, शुरुआत में आप इसे करना चाहूंगा। देखिए, मुद्दे बहुत से हैं। नहीं, एक बहुत मुद्दे पर मत जाइए, सिर्फ एक मुद्दा जो छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, जिसे आपका संगठन लेकर आगे चलना चाहता है। यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस की डिमांड करी गई थी। बहुत समय पहले से ये डिमांड चलती आ रही है। वही यूनियन बार बार जो है पावर में चल रही है। बसें कहां बंद हुई हैं? बसें चल रही हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं करी गई है। ये जिम्मेदारी उस यूनियन की है जो वादे करके आती है 1.5 लाख छात्रों से दिल्ली विश्वविद्यालय के कि वो चुनाव जीत के इनकी व्यवस्था कराएं। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा जो आज आप छात्रों के रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उठाना चाहते हैं, वो है DU स्पेशल। आप क्या चाहते हैं वर्धन साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र पैनलिस्ट को बता देना चाहता हूं कि शायद केजरीवाल जी ने उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग से उन्हें यहाँ पर नहीं, अगर वैसे कहेंगे तो हम राजीव गांधी का नाम और राहुल गांधी का नाम आपसे जोड़ेंगे। नहीं, देखिए, आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, उसका सीधा जवाब दें प्लीज। सबसे पहले तो मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि CYSS जो कि आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग है, महज केवल सेल्फी लेने से स्टूडेंट्स के साथ और सभी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से लेकर बस स्टॉप्स तक सभी पेड होर्डिंग्स को खरीद लेने से इस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव बिल्कुल नहीं जीता जाएगा। छात्रों के जो मुद्दे हैं उनके लिए रोशनी ऐसा लग रहा है कि चुनावी भाषण यहां दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, छात्रों की बेहतरी और उनके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक मुद्दा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहले जो 6 महीने से हम निरंतर छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो HRD मिनिस्ट्री के घर के बाहर हो, चाहे जंतर मंतर पर हो, चाहे सभी कैंपसेस में हो, CBCS के नाम से, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के नाम से जो एक काला कानून इस देश के शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए बीजेपी सरकार, NDA सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, NSUI पूर्ण रूप से उसका विरोध करती है। यानी कि छात्रों की रोजमर्रा की जरूरतें शायद आपके जहन में है ही नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रशांत जी। देखिए,
अगर शिक्षा का सवाल है तो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षा में जो बदलाव आ रहे हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, इन पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो उसकी शिक्षा है। उसकी शिक्षा अगर इफेक्ट होगी तो उसका भविष्य इफेक्ट होगा। इससे भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर साल 2010 में 700 करोड़ रुपए दिए गए थे, ओबीसी रिजर्वेशंस लागू हुए थे, 27% सीटें बढ़ी थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन के लिए वो पैसा था, उनमें से एक भी पैसा आज तक खर्च नहीं किया गया। 172 करोड़ FYU में डाइवर्ट कर दिया गया। के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो उस वक्त एक सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, आपको आपके सर्टिफिकेट्स टाइम पर नहीं मिला करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप वहां पर किसी भी खिड़की पर खड़े हो तो बाबुओं का व्यवहार बड़ा अलग तरीके का और रवैया अलग होता था। क्या इस तरह की बुनियादी बातें छात्र संघ के नेताओं को जरा भी नहीं सोचती, जिससे छात्र रोज दो चार होते रहते हैं? सब बेशक, मैं आप कहना चाहूंगा ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन जब क्लासरूम्स ही नहीं है स्टूडेंट्स बैठने के लिए, 130-40 बच्चे एक क्लासरूम में बैठ रहे हैं, 1:30 का स्टूडेंट टीचर रेशियो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहता है, बट दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो देश के कैपिटल में है, अगर वहां भी ये चीजें लागू नहीं हो रही हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सवाल नहीं है? क्या जो उसे पढ़ाया जा रहा है अगर उसमें डाइल्यूशन है, एक इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे को फिजिक्स पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है इलेक्टिव के तौर पे, क्या वो डाइल्यूशन नहीं है? ये छात्रों का बुनियादी सवाल है। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप बुनियादी सवाल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी दरअसल छात्र संघ अपने पेरेंट राजनीतिक दलों से ज्यादा प्रेरित होते दिखाई दे रहे हैं। छात्रों के मुद्दे आज भी गौण हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जमाना बदल गया लेकिन स्थिति नहीं बदली। इस पर फिर एक बार विस्तृत चर्चा करेंगे, यह जानने के लिए कि क्या वाकई में छात्र संघ छात्रों की सुनना चाहते हैं। कुछ और आवाजों के साथ हाजिर होंगे। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही। लगातार दिखते रहिए न्यूज़ नेशन।